आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए ओ हेनरी की लिखी कहानी, एक बदनाम नोट की कहानी, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। वैसे तो रुपया बोलता है, पर न्यूयॉर्क निवासी एक छोटे से $10 के बदनाम नोट की कहानी एक फुसफुसाहट से अधिक नहीं हो सकती। खैर, जो कुछ भी हो, आप यदि चाहें तो इस अजनबी की धीमे स्वर में सुनाई गई कहानी का प्रचार भी कर सकते हैं। यदि आप भी उन लोगों में से हैं जो किसी प्रसिद्ध करोड़पति की कर्णभेदी झंकार ही सुनना पसंद करते हैं, तब तो कोई चारा नहीं। पर इतना मत भूलिए कि छोटे सिक्के भी कभी कभी पते की बात कर सकते हैं। भविष्य में जब कभी आप अपने मोदी के नौकर को चवन्नी इनाम देकर उसके मालिक की चीजें आपको झुकते हुए तौल से देने का प्रलोभन दें, तो चांदी के उस सिक्के पर छपी स्वतंत्रता की देवी के सिर की ओर खुदे हुए 4 शब्दों पर भी अवश्य ध्यान दें। प्रभावशाली व्यंग्य की दृष्टि से ये शब्द कुछ बुरे नहीं हैं। मैं सन 1901 में छपा $10 का एक नोट हूं। मुझ जैसे कईयों को आपने अपने मित्रों के हाथ में देखा होगा। मेरे चेहरे पर बीच में अमेरिकन जंगली भैंसे का चित्र छपा हुआ है, जिसे 5-6 करोड़ अमेरिका निवासी गलती से भैंस कहते हैं। दोनों सिरों पर कैप्टन लुई और कैप्टन क्लार्क के चित्र शोभायमान हैं। मेरी पीठ पर स्वतंत्रता देवी या अन्नपूर्णा की सुंदर मूर्ति अंकित है, जो रंगभूमि पर खड़ी नाजुक पौधों से घिरी हुई मैक्साइन इलियट के समान दिखाई देती है। मेरी पहचान है दफा 3588 नए नियमों के अनुसार। यदि आप मुझे भुनाना चाहें तो अमेरिका की सरकार मेरे बदले में 10 नगद डॉलर गिन देने को बाध्य है। ये मुझे मालूम नहीं है कि वे डॉलर सोने या चांदी के होंगे या शीशे के या लोहे के। मेरी इस बातचीत में यदि कहीं रुकावट पड़ जाए तो आपसे मैं क्षमा की आशा रखता हूं। धन्यवाद। मुझे विश्वास था कि आप अवश्य क्षमा कर देंगे। किसी अज्ञात कुलशील के प्रति भी आपके मन में कुछ आदर और हमदर्दी की भावना है। आप शायद समझ गए होंगे कि किसी $10 के कलंकित नोट के लिए अपनी बात दिल खोलकर कहने के शास्त्र शुद्ध ढंग की संभावना बहुत ही कम होती है। मेरी तो अब तक किसी ऐसे सुसंस्कृत या सुशिक्षित व्यक्ति से मुलाकात ही नहीं हुई जो $10 का नोट हाथ में आते ही सबसे नजदीक के शराब खाने या चाट की दुकान की ओर न भागता हो। 6 साल की इस छोटी सी उम्र में ही मैंने कई घाटों का पानी पिया है, वह दुनिया को खूब गहराई से देखा है। मैंने उतने सब प्रकार के कर्ज चुकाए हैं जो साधारण मर्द मनुष्य के हिस्से में आते हैं। अनेक प्रकार के लोगों से मेरा पाला पड़ा है। परंतु एक दिन एक फटे पुराने गीले और गंदे $5 के नोट ने मानो मुझे नींद में से जगाया। एक कसाई के दुर्गंधयुक्त मोटे से बटुए में हम दोनों पास पास रखे हुए थे। मैंने कहा, भाई बैल छाप, भीड़ क्यों बढ़ा रहे हो? अब तो तुम्हारे पुनर्जन्म का समय हो चुका है। तुम तो 1899 की पैदाइश हो, अब काफी बूढ़े भी हो चुके हो। 5 का नोट बोला, माना कि तुम भैंसा छाप हो, पर इतना आंकड़ो मत। यदि 85 अंश तापमान में मोटी डोरी से बंधे हुए किसी की अंटी में रहना पड़े तो तुम्हारी भी यही दशा होगी। मैंने कहा, मोटी डोरी? क्या ऐसा भी कोई बटुआ होता है? कभी सुना तो नहीं। तुम किसके पास थे? वो बोला, एक दुकानदार लड़की के पास। मुझे पूछना पड़ा, दुकानदार लड़की? ये क्या बला होती है? 5 का नोट बोला, उनका भी युग आ रहा है, तब सब मालूम पड़ जाएगा। इतने में ही मेरे पीछे रखा हुआ जॉर्ज वाशिंगटन की छाप वाला
एक $2 का नोट, बोला, बकवास बंद करो जी। क्या मोटी डोरी का बटुआ कोई बहुत बुरी चीज होती है? आज मेरी जो दशा हुई वैसी तुम्हारी होती तब तो शिकायत की कोई बात भी थी। दिन भर कारखाने की धूल से दम घुट गया और उस मोटी ताजी औरत ने छींक छींक कर नाक और दम कर दिया, सो अलग। न्यूयॉर्क में मेरा ये दूसरा ही दिन था। मैं ब्रुकलिन के एक बैंक में $500 की एक गड्डी में बैंक की पेंसिल्वानिया शाखा से आया था। मेरे 5 और $2 के मित्रों के सस्ते बटुओं से अब तक मेरी जान पहचान नहीं हुई थी। अपनी तो अब तक आराम से कटी थी। जब रहा रेशमी बटुए में ही रहा। मैं भाग्यवान था और हमेशा चलता फिरता रहा। कभी कभी तो दिन में 20-20 बार मेरा भुगतान होता था। मैं हर धंधे की भीतरी बातें जान गया और अपने मालिक की हर खुशी के लिए झगड़ता रहा। शनिवार की रात को अक्सर मुझे शराब खानों के गल्लों पर लापरवाही से फेंका जाता। 10 के नोट हमेशा इसी तरह फेंके जाते हैं। 1 या 2 के नोट मोड़कर चुपचाप अदा किए जाते हैं। यहां मुझे एक नई आदत पड़ गई। जब कभी मौका मिलता मैं गल्ले पर पड़ी शराब की बूंदों को चूस लेता। एक बार मैं एक ठेले वाले की पतलून की जेब में एक मोटी सी गंदी और चिकनी गड्डी में बंधा कई दिनों तक पड़ा रहा। मैं तो सोचने लगा था कि यहां से शायद मुक्ति कभी नहीं होगी, क्योंकि मेरा मालिक भविष्य में किसी बड़ी भारी दुकान का एक छत्राधिकारी बनने के स्वप्न देखता हुआ सिर्फ 8 सेंट का सड़ियल मांस और प्याज खाकर गुजारा करता था। परंतु एक रोज वो अपनी हाथ गाड़ी चौराहे के बहुत ही पास खड़ी करने के अपराध से परेशानी में पड़ गया और मेरा छुटकारा हुआ। जिस पुलिस के सिपाही के कारण मुझे मुक्ति मिली उसका मैं हमेशा कृतज्ञ रहूंगा। उसने तुरंत ही बावेरी के नजदीक की एक दुकान से कुछ सिगार खरीदकर मुझे भुनाया। दुकान के पिछवाड़े में जुआ हो रहा था। वहां सीमा प्रदेश के एक कप्तान ने मेरे साथ सबसे अच्छा सलूक किया। दूसरे दिन शाम को उसने ब्रॉडवे के एक रेस्तरां में शराब के बिल की अदायगी में मुझे पेश किया। मुझे इतना आनंद हुआ जितना बहुत दिन बाद मायके आने वाली किसी लड़की को अपने गांव के झुरमुटों को देखकर होता है। किसी बदनाम 10 नोट के लिए ब्रॉडवे ही सच्ची कर्मभूमि है। एक बार किसी त्यक्ता नारी को दिए हुए भरण पोषण के रूप में मेरा भुगतान हुआ और एक चमड़े के बटुए में मेरी बहुत सी रेजगारी से जान पहचान हुई। एक अन्य शेखी बघार रही थी कि किस तरह ओसिनिंग में आइसक्रीम के मौसम में जब कभी कई लड़कियां किसी भले मानस को घेर लेती हैं तो उन्हें कितना व्यस्त रहना पड़ता है। पर छोड़िए इन अनुभवों को। राजमार्गों पर भी धीरे चलने वाली सवारियों को सड़क के एक किनारे चलना पड़ता है और भैंसा छाप वाले हम 10 के नोट तो निरंतर बदलते हुए इस भीड़ भाड़ भरे वातावरण में एक स्थान पर चिपके रहना बिल्कुल पसंद नहीं करते। कलंकित या कलुषित धन की बात पहली बार मैंने तब सुनी जब वॉन नामक किसी सज्जन ने मेरे जैसे अन्य कई नोट के बदले में नीले रंग के कुछ टिकट खरीदे। आधी रात के करीब उस लंबे चौड़े और खुश मिजाज व्यक्ति ने हम जैसे कईयों को एक साथ लपेटकर एक मोटी सी गड्डी बांधी। उसका चेहरा किसी साधु के समान भारी भरकम था और आंखें उस चौकीदार के समान थी जिसका वेतन हाल ही में बढ़ाया गया हो। वो सराफ से बोला, मुझे 500 की टिकट दे दो। और देखो चार्ली, संभल कर रहना। पहाड़ी के भाल से चांदनी लुप्त हो जाए उससे पहले मैं झुरमुट में घूमना चाहता हूं। यदि कोई मुसीबत आ पड़े तो तिजोरी की ऊपर वाली दराज के बाएं कोने में $60,000 के नोट अखबार में लिपटे हुए रखे हैं। हिम्मत से काम लेना। जीवन में हर जगह हिम्मत से काम लेना चाहिए और किसी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। नमस्कार। मैंने अपने आप को $20 के 2 सुनहरे नोटों के बीच में रखा हुआ पाया। उनमें से एक बोला, कहिए जनाब भैंसा छाप, तुम्हारा भाग्य अच्छा दिखाई देता है। आज रात को तुम्हें जीवन की सच्ची झांकी दिखाई देगी। आज जैक तहलका मचा देने का इरादा करके आया है। मैंने कहा, पहेलियां मत बुझाओ, समझा कर कहो। जुए के अड्डों का अनुभव तो मुझे भी है, पर अर्थहीन बातों में दिमाग खपाने की मुझे आदत नहीं। 20 का नोट बोला, मैं माफी चाहता हूं। बात यह है कि जैक इस जुआ खाने का संचालक है। उसने किसी गिरजे को $50,000 का दान देना चाहा था, परंतु उन लोगों ने दान इस कारण से अस्वीकृत कर दिया कि उसका धन कलंकित है। इस वजह से उसे बहुत बुरा महसूस हुआ है। वो आज रात को बेतहाशा रुपया उड़ाएगा। मैंने पूछा, ये गिरजा क्या होता है जी? 20 का नोट बोला, ओह,
मैं भूल गया कि मैं एक 10 के नोट से बातें कर रहा हूं। ठीक तो है? तुम्हें कैसे मालूम हो सकता है? चंदे के रूप में तुम दिए नहीं जा सकते क्योंकि तुम्हारी कीमत अधिक है, और गिरजों में जो प्रदर्शनी होती है उसमें तुम्हारे द्वारा कुछ खरीदा नहीं जा सकता। हाँ, तो गिरजा गिरजा एक ऐसे बड़े मकान को कहते हैं जहां आलपने या छोटे छोटे रूमाल 20-20 डॉलर में बेचे जाते हैं। इन $20 वाले सुनहरे नोटों से मैं ज्यादा सिर नहीं खपाता। उनमें बड़ी ऐंठ होती है। चमकने वाली हर चीज सोना तो हुआ नहीं करती। जैक खिलाड़ी तो सचमुच ही ऊंचे दर्जे का था। जब कभी रुपया चुकाने का समय आता तो वेटर से हिसाब किताब लेना तो उसने सीखा ही नहीं था। धीरे धीरे जैक काबू से बाहर हो गया। ब्रॉडवे के सारे पियक्कड़ उसके इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए। सागर भरते रहे और पैमाने ढलते रहे। हो सकता है कि उसका रुपया कलुषित हो, पर आज तो उसकी उदारता की सीमा नहीं। हर मिनट नया दौर चलता रहा। पहले उसके मित्र जमा हुए, फिर मित्रों के जान पहचान वाले, और अंत में उसके कुछ दुश्मन भी पुराना बैर भुलाकर आ जुटे। आखिर में तो उसने हर नाचने या गाने वाली की इस रजवाड़ी शान से खातिर करना शुरू किया कि होटल के प्रधान वेटर को ये हंगामा रोकने के लिए खुद जूलियन मिचेल को कई जगह टेलीफोन करना पड़ा। अंत में हम शहर के ऊपरी हिस्से के एक ऐसे होटल में पहुंचे जिससे मैं अच्छी तरह परिचित था। हमें देखते ही वेटरों के मुखिया ने अपने साथियों को कुछ सूचनाएं दी और वे बेचारे आने वाले संकट का मुकाबला करने को तैयार हो गए। परंतु उस रात को जैक का इरादा फर्नीचर या शीशे के बर्तनों का उद्धार करने का नहीं था। इसलिए हम लोग शांति से बैठकर गीत गाने लगे। गिरजे के पादरियों ने जैक के प्रस्ताव को ठुकराकर उसे वाकई बड़ा गहरा सदमा पहुंचाया था। मदिरा का ये दौर अविरत चलता रहा। उस रोज तो भगवान शंकर स्वयं भी आते तो अपने इन मदमाते गणों को वश में नहीं कर सकते थे। जैक ने मेरे करीब के $20 के नोट से एक दौर का रुपया चुकाया। अब की मेरी बारी थी। नोट को टेबल पर रखकर उसने होटल के मालिक को बुलाया। वो बोला, माइक, इस रुपये को लेने से भले आदमियों ने तो इनकार कर दिया है, पर शैतान के नाम पर क्या इससे तुम्हारे यहाँ की नियामतें खरीदी जा सकती हैं? लोग कहते हैं ये रुपया कलुषित है। माइक बोला, अवश्य, मेरे यहाँ कोई भेदभाव नहीं। मैं तुम्हारे नोट को उसी गड्डी में रखूंगा जिसके नोट पादरी की लड़की ने गिरजे के मेले में चुंबन बेच बेच कर एकत्र किए हैं, ताकि उसके रहने के लिए मकान बन सके। रात को 1 बजे जबकि वेटरों ने बाहर के दरवाजे बंद कर दिए, तब एक औरत होटल के दरवाजे में घुसकर जैक के टेबल के पास आ खड़ी हुई। इस किस्म की स्त्रियों से आप भी परिचित होंगे। काली शॉल, रूखे बाल, फटे पुराने कपड़े, निस्तेज मुख और बीमार बिल्ली की सी आंखें। ये स्त्री उनमें से थी जो भिखारियों को पकड़ ले जाने वाली पुलिस और मोटर गाड़ियों से सदा भयभीत रहती है। वो आकर चुपचाप खड़ी रही व टेबल पर पड़े हुए नोटों को घूरने लगी। जैक उठ खड़ा हुआ। उसने मुझे लपेटा और झुककर अभिवादन करते हुए उस औरत के हाथ में थमा दिया। किसी अभिनेता की सी अदा से वो बोला, बहन, ये रुपया कलंकित है। मैं एक जुआरी हूं। इस नोट को मैंने आज ही एक बड़े प्रतिष्ठित आदमी के लड़के से जीता है। उसके पास ये कहाँ से आया मुझे मालूम नहीं। यदि आप इसे स्वीकार करने की कृपा करें तो ये आपका ही है। महिला ने कांपते हाथों से मुझे उठा लिया। वो बोली, भाई, मेरी अंगुलियों ने इसके समान हजारों को गिना है, जबकि वे सरकारी छापे खाने से ताजे छपकर निकलते थे। मैं खजाने में नौकर थी। वहां के एक उच्च अधिकारी की कृपा से मुझे नौकरी मिली थी, और अब तुम कहते हो कि ये रुपया कलंकित है। आप यदि सिर्फ इतना जानते। पर नहीं, मैं कुछ नहीं कहूंगी। मैं अपने हृदय की गहराइयों से आपका एहसान मानती हूं। भगवान तुम्हारा भला करे। करीब करीब भागती हुई वो औरत मुझे कहाँ ले गई आप सोच सकते हैं? सीधे नानबाई की दुकान पर, जैसे उसके भाग्य का निपटारा होने वाला हो। उसने 1 दर्जन भर मोटी रोटियां और कुम्हार के चाक के समान बड़ा मीठा केक खरीदा और वहां से भागी। मेरा और उसका संबंध यहीं तक रहा, क्योंकि मैं भुनाया जा चुका था। वह अब नानबाई की दुकान में कैद था। मैं अपने भाग्य के संबंध में तर्क वितर्क करने लगा। कल मेरा क्या होगा? फिटकरी के सौदे का भुगतान होगा या किसी सीमेंट के कारखाने में जाना पड़ेगा? 1 सप्ताह बाद मेरी उस $1 के नोट से एकाएक मुलाकात हो गई जो मेरे बदले में भठियारे ने उस स्त्री को दिया था।
मैंने कहा, कहिए मिस्टर ई, 3503969। क्या पिछले शनिवार की रात को मेरे बदले में तुम्हारा ही भुगतान हुआ था? उस एकाकी ने बेतकल्लुफी से कहा, बेशक। मैंने पूछा, कुछ सुनाओ तो, यहां से जाने के बाद कैसी कटी? $1 का नोट बोला। उसने ई 17051431 की सहायता से तो दूध और मांस खरीदा। मकान मालिक के आने तक उसने मुझे बचा रखा था। कमरे में एक बीमार बच्चा था। रोटी को देखते ही वो जिस तरह झपटा, बस देखने से ही अंदाज आ सकता है, शायद भूखों मर रहा था। उसके बाद उसने कुछ देर तक प्रार्थना की। भाई दशक महाशय, सुन रहे हो ना? तुम जहां एक प्रार्थना सुनते हो, वहां हम $1 वालों को 10 सुननी पड़ती हैं। प्रार्थना के शब्द कुछ इसी तरह थे, जो गरीबों की सहायता करता है। पर छोड़ो इस अभाव की कहानी को। मैं तो इन दीन दुखियों के साथ से ऊब सा गया हूं। काश मैं भी तुम्हारे समान बड़ा और कलंकित नोट होता, संभ्रांत समाज में घूम तो सकता। मैंने कहा, चुप रहो जी, ऐसी कोई बात नहीं। मैं उस प्रार्थना का अंतिम हिस्सा भी जानता हूं। वो ईश्वर की सहायता करता है। अब पढ़ो मेरी पीठ पर क्या छपा हुआ है। इस नोट से व्यक्तिगत या सरकारी किसी भी प्रकार के ऋण की अदायगी की जा सकती है, जो कानूनी तौर से इस पर छपी हुई कीमत के बराबर मानी जाएगी। और मैं बोला, ये कलंकित धन की बात, उफ, मेरा तो सिर घुमा देती है। अभी आप सुन रहे थे ओ हेनरी की लिखी कहानी, एक बदनाम नोट की कहानी, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।